हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे आज की क्लास में। कल जो भी मैंने वीडियो भेजा था पहले उसमें मैंने एल्कीन्स कंप्लीट करा था एंड नाउ वी विल स्टार्ट अवर न्यू फेज दैट इज एल्कीन्स। अब हम लोग एल्कीन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो डिटेल्ड एनालिसिस हो रहा है नाउ। एल्कीन्स का अगेन स्टार्टिंग जो हम लोग करेंगे वो वैसे ही करेंगे कि सबसे पहले प्रिपरेशन, फिर उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। इसको शुरू करने से पहले मैं थोड़ी थोड़ी सी चीजें बता देती हूँ। चलो मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में बता दूंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, ठीक है। तो पहले हम लोग शुरू करें प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन से। अच्छा, अब मैं एक चीज बताने वाली हूँ बच्चों, तो ठीक है, ये एल्कीन्स एंड एल्काइंस तो मैं ये बताने वाली हूँ। एल्कीन्स और एल्काइंस मैं दोनों साथ में करवा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट रिएक्शंस जो है इनकी वो सेम से, ठीक है। तो एल्कीन्स एंड एल्काइंस हम लोग साथ में करेंगे। सो नेक्स्ट 2-3 वीडियोस में ये फिनिश हो जाएगा चैप्टर। सो फर्स्ट हम लोग शुरू करते हैं प्रिपरेशन से, ठीक है। तो प्रिपरेशन पहले मैं एल्कीन की पढ़ाने वाले हूँ बच्चों, फिर हम लोग एल्काइंस की करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड आता है, so you can see here first method by partial reduction of alkynes। पार्शियल रिडक्शन मतलब कंप्लीट रिडक्शन नहीं करवा रहे हैं, पार्शियल रिडक्शन करवा रहे हैं। बाय पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइंस, कंप्लीट रिडक्शन था, याद है किसी को? वो जो हाइड्रोजनेशन था दैट इज अ काइंड ऑफ रिडक्शन ओनली, जो हमने पहले वाले में करा था ना, एल्कीन बनाया था। ये रिडक्शन भी कहलाता है, Na की प्रेजेंस में ये बनाता है। सो दिस वाज द रिडक्शन। अभी हम लोग पार्शियल रिडक्शन करवा रहे हैं एल्काइंस का, ठीक है। तो अभी दो तरीके से होता है बच्चों। एक होता है सिन हाइड्रोजनेशन, जिसमें सिस एल्कीन बनेगी, ठीक है। तो मतलब इसमें पहला है सिन हाइड्रोजनेशन, और ये सिन हाइड्रोजनेशन मतलब रिडक्शन या सिन रिडक्शन करवाया जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, लिंडलार्स कैटलिस्ट। मैं नाम लिख रही हूँ, ये लिंडलार्स कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होगा, ठीक है। लिंडलर्स कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होगा। एंड नाउ यू कैन सी मेटालिटिक पैलेडियम डिपॉजिट ऑन कैल्शियम कार्बोनेट कंडीशन विद, ये होता क्या है देखो, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। सो हम लोग बोलते हैं, सो लिंडलर्स कैटलिस्ट इज दिस वन, जिसमें मेटेलिक पैलेडियम Pd प्लस CaCO3 का मिक्सचर विद लेड एसिटेट एंड क्यूनोलिन, इस मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं। सो दिस इज नोन एज लिंडलर्स कैटलिस्ट, ठीक है। तो जब आप लिंडलर्स कैटलिस्ट लोगे बच्चों, तो जो एल्कीन मिलेगी वो सिस एल्कीन मिलेगी। याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है पेपर में, है ना। जैसे मान लो मेरे पास ये एल्काइन है, प्लीज रिमेंबर दिस वन, मैंने ये एल्काइन ले लिया, C∼CH, इसकी रिएक्शन करवाई है मैंने H2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ दिस कैटलिस्ट, PD CaCO3 इन प्रेजेंस ऑफ लेड एसिटेट या LOAC ट्वाइस, ऐसे भी लिखा हो सकता है, एंड क्यूनोलिन। तो जो आप इसकी प्रेजेंस में करवाओगे, द एल्कीन यू विल बी गेटिंग इज द सिस एल्कीन, ऐसे। जस्ट अ सेकेंड, इधर भी मैं CH3 लगा देती हूँ, नहीं तो पता नहीं चलेगा। द एल्कीन यू विल बी गेटिंग विल बी सिस एल्कीन, ठीक है। तो जो एल्कीन मिलेगी वो कैसी मिलेगी बच्चों? सिस एल्कीन बनेगी, ठीक है। तो ये याद रख लेना, लिंडलर्स कैटलिस्ट। दूसरा होता है बर्क रिडक्शन, इसकी प्रेजेंस में जो हमें मिलता है ट्रांस एल्कीन मिलेगी। नेक्स्ट इज बर्क रिडक्शन, BISCH, बर्च भी बोलते हैं कुछ लोग इसको, बर्क भी बोला जाता है, बर्क रिडक्शन। तो बर्क रिडक्शन में ट्रांस एल्कीन मिलने वाली है। ट्रांस एल्कीन मतलब यहाँ पे ट्रांस एडिशन होगा H2 का, ट्रांस एडिशन ऑफ H2, ठीक है। एंड नाउ यू कैन सी हियर कैसे होगा बच्चों, ध्यान से देखना, इस टाइप से R⁻C∼CR, ये बर्क रिडक्शन होता है। बेसिकली जो रिएजेंट है वही होता है सोडियम या लिथियम in presence of liquid ammonia. Sodium या lithium in presence of liquid ammonia are basically reducing agent and will produce transalkene. Sodium, lithium
लिक्विड अमोनिया, ये लिक्विड अमोनिया LiQ मतलब लिक्विड अमोनिया, सो यू विल बी गेटिंग दिस एल्कीन। ठीक है, तो ये मेरे पास मिल गया ट्रांस एल्कीन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज हाउ कैन यू प्रिपेयर एल्कीन बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। दूसरा मेथड है बच्चों, सेकंड है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से। डिहाइड्रेट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज डी? डी मतलब रिमूवल, हाइड्रेट मतलब पानी। तो रिमूवल, हाइड्रेट मतलब वाटर ना, रिमूवल ऑफ वाटर, सो दैट प्रोसेस इज नोन एज डिहाइड्रेशन। तो रिमूवल ऑफ वाटर तो याद रख लेना। तो हमेशा इसके लिए जो रिएजेंट लगता है ना, वो क्या क्या लगता है, तो अगेन ये याद करने वाला है। H3O4 की प्रेजेंस में होता है कॉन्सेंट्रेटेड, देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सारा डिटेल में ढंग से। तो रिएजेंट्स बच्चों ये लगेंगे। पहला है हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 व्हेन यू यूज हीटिंग, H3PO4 when you use heating, P2O5 when you use heating, मतलब हीट तो आपको करना ही है, और साथ में Al2O3 एट हीटिंग। ठीक है, सो ये रिएजेंट्स की प्रेजेंस में वाटर रिमूव होगा। अब मान लो मेरे पास ये अल्कोहल था, देखो जनरल रिएक्शन में समझाती हूँ। मान लो इफ आई एम हैविंग दिस केस RCH2CH2OH, है ना, एंड व्हेन यू हीट इट फॉर एग्जांपल इन प्रेजेंस ऑफ P2O5, अगर हीट कर रहे हो P2O5 या कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 किसी की भी प्रेजेंस में, व्हेन यू हीट इट तो पानी निकलेगा। अब देखो पानी ना हमेशा ऐसे निकलता है, मैं इसको ऐसे बता देती हूँ। मान लो मेरे पास ये केस है CH2OH, यहाँ पे H, ठीक है, सो नाउ वाटर ऐसे निकलेगा। इफ दिस इज माई अल्फा कार्बन, इफ दिस इज अल्फा, अल्फा है ना फंक्शनल ग्रुप से अटैच है, क्या है बीटा, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे बीटा एलिमिनेशन होता है। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज बीटा एलिमिनेशन, क्योंकि हाइड्रोजन कहाँ से जा रहा है, बीटा पोजीशन से। ये नाम भी याद रख लेना, इसका बीटा एलिमिनेशन कहलाएगा। एंड नाउ मेरे पास प्रोडक्ट बनेगा RCH डबल बॉन्ड CH2। इज इट फाइन? सो दिस विल बी फाउंड। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों अब आपका क्वेश्चन होगा कि सिस एल्कीन बनेगी या ट्रांस बनेगी, तो यहाँ पे दोनों बनती हैं, यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट बनते हैं, बोथ सिस एंड ट्रांस। ठीक है, तो ये मैं समझा देती हूँ कैसे होता है, इसका मैकेनिज्म मैं बता देती हूँ, याद रख लेना। तो यहाँ दोनों एल्कीन बनेंगी, सिस और ट्रांस भी। एक्चुअली इनका मैकेनिज्म हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अल्कोहल में, तो मैं मैकेनिज्म बता नहीं रही हूँ, इतना ही याद रखो अभी, है ना, क्योंकि फिर से अल्कोहल में आएगा तो हम लोग डिटेल में मैकेनिज्म उधर पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है थर्ड टाइप, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का क्या मतलब है, व्हाट इज डी? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डी। डी मतलब रिमूवल किसका, ऑफ हाइड्रोहेलोजिनेशन, ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन, एक्स से लिख रही हूँ, तो रिमूवल ऑफ बोथ हाइड्रोजन एंड हेलोजिनेशन, दैट इज कॉल्ड डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड वही RX वाले कंपाउंड है ना। तो अब देखो बच्चों ये दो तरीके से हो सकता है, सो दिस कैन बी डन इन 2 ways। फर्स्ट इज by using hot alcoholic KOH or hot alcoholic solution of KOH, hot alcoholic solution of KOH in ETOH, है ना, इथेनॉलिक सोल्यूशन में अगर हम लोग डाल रहे हैं। ठीक है, सोडियम मिथॉक्साइड बनेगा। दूसरा प्रोसेस है NaNH2 यूज करके, ये स्ट्रॉन्ग बेस का काम कर रहे हैं। देखो ये भी बेस है, क्योंकि जब ये KOH ETOH के साथ रिएक्ट करेगा, अल्कोहल KOH के साथ रिएक्ट करेगा, तो मेरे पास बनेगा ETOK। ठीक है, ETOK, सो दिस इज अ बेस। ये क्या है बच्चों, सो दिस इज अ बेस। NaNH2 भी एक बेस है। ठीक है, और जो तीसरा हमारे पास केस आ रहा है, सो टर्स्ट ब्यूटॉक्साइड, इसमें ये हमारे पास, सो दिस इज ऑल्सो अ बेस। ठीक है, सो हम लोग बोलते हैं जनरल रिएक्शन, तो हमारे पास इस टाइप से होगा। मान लो मेरे पास कोई कंपाउंड ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे X लगाया हुआ है, यहाँ पे H लग रहा है,
तो ये अल्फा पोजीशन है बीटा, तो अगेन बीटा एलिमिनेशन होगा, ध्यान से सुन लेना। तो क्या रिमूव होगा यहाँ से, HX होगा इन कंपाउंड्स के प्रेजेंस में, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे KOH के साथ रिएक्शन करवा रही हूँ इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, वही ETOH अल्कोहल था ना, तो मेरे पास जो कंपाउंड बनेगा बच्चों, ये कंपाउंड बनेगा, डबल बॉन्ड लग जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी द रिएक्शन, ओके। सो यस दिस विल बी फॉर्म्ड, है ना, एल्कीन बनेगी। इज इट फाइन? तो ये याद रख लेना। फिर आता है नेक्स्ट हमारे पास केस विसिनल डाइहैलाइड्स का केस। विसिनल डाइहैलाइड, अब विसिनल डाइहैलाइड्स क्या होते हैं, जब एडजेसेंट पे हेलोजेंस लग रहे हो, ठीक है। जैसे मान लो ये वाला एडजेसेंट कार्बन पे हेलोजन लग रहा हो, ये विसिनल डाइहैलाइड है, तो इनसे भी मिलेगा। तो मान लो मेरे पास रिएक्शन है, ये यहाँ पे Br मैंने लगाया हुआ है, इधर Br मेरे पास लगा हुआ है। नाउ यू कैन सी दिस इज अ रिएक्शन। अब रिएक्शन हो रही है या तो NaI के साथ या फिर जिंक CH3COH के साथ, ठीक है। NaI जिंक CH3COH। तो इधर मेरे पास कंपाउंड बनेगा, तो बच्चों यहाँ से Br और यहाँ से Br निकल जाएगा, और ये कंपाउंड बनेगा ये वाला, है ना। एंड सो दिस इज नोन एज, ये ऐसा ZnBr2 निकलेगा, एल्कीन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। सो ये प्रोडक्ट भी बन सकता है, ठीक है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। और रिएक्शन होती कैसे वो मैं थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। मान लो ये मेरे पास लगा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा Zn विल अटैक ऑन दिस वन, ठीक है, ऐसे। और यहाँ पे मेरे पास लग जाएगा इस तरीके से ZnBr, ठीक है। एंड नाउ इट विल कम हियर एंड विल टेक्स दिस Br ऑल्सो, और इधर मेरे पास डबल बॉन्ड बन जाएगा, और मेरे पास लग जाएगा, निकल जाएगा ZnBr2। इज इट फाइन? ठीक है। तो ये रिएक्शन है, और ये कई बार ऐसे भी दी जा सकती है, इस रिएक्शन को ही देख लो। सो इट कैन बी गिवन लाइक दिस इन योर कंपाउंड्स इन योर एग्जाम। CH3 CHBr CH2Br in presence of zinc dust, ठीक है। नाउ यू कैन सी CH3COOH ले लिया, तो मेरे पास जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, राइट। सो यस दिस इज अ रिएक्शन, ठीक है। तो अभी मैंने सारे जो भी मेथड पढ़ाए हैं एल्कीन के पढ़ाए हैं, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी एल्काइंस का मेथड, ठीक है, हाउ टू प्रिपेयर एल्काइंस। लेट्स सी। तो आपको ऑलमोस्ट कुछ मेथड सेम ही लगेंगे, कुछ डिफरेंट है, कुछ सेम है, ठीक है। एल्काइंस का ज्यादा है नहीं, एल्काइंस की प्रिपरेशन। तो सबसे पहले आएगा सी द डीहेलोजिनेशन, जस्ट अ सेकेंड। डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलोएल्केन, टेट्राहेलोएल्केन है ना। जैसे मेरे पास ये टेट्राहेलोएल्केन ये हो गई, यहाँ पे हेलोजन लग रहा है, यहाँ पे हेलोजन लग रहा है, यहाँ पे हेलोजन, तो टेट्रा यही हो गया। तो अब इसकी रिएक्शन वही जिंक डस्ट की प्रेजेंस में करवा रहे हैं, इन प्रेजेंस ऑफ वही CH3COOH और हीट, ठीक है। वही सेम रिएक्शन है जो अभी जस्ट बताया, विसिनल डाइहैलाइड, है ना। तो यहाँ पे मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, सो आई विल बी गेटिंग दिस वन RC111CR, और कितने निकलेंगे, 2 ZnX2 निकलेंगे, 2 ZnX2, 2 मॉलिक्यूल निकल जाएंगे ऐसे। अब ये वाली फेमस रिएक्शन है, बहुत जेई के पेपर में आई थी। तो ये ना इस तरीके से दी गई थी हमें कि CHCl3, ठीक है, की रिएक्शन करवाई हुए Ag के साथ, ठीक है। और मतलब ये सिंपल ऐसे दी हुई थी जेई में, अगर मैं बताऊं तो जेई में ऐसे दी हुई थी, प्लस Ag इन प्रेजेंस ऑफ हीट, CHCl3 Ag इन प्रेजेंस ऑफ हीट, और पूछा था क्या प्रोडक्ट बनेंगे। काफी साल पहले आई थी, काफी टाइम हो गया अभी, है ना। और पूछा था क्या प्रोडक्ट है। तो बच्चों इसको ना ऐसे दिखाएंगे, ध्यान से सुनना। यहाँ मैंने CH लिख दिया, इससे कितने Cl अटैच है, Cl, ठीक है। अब मैंने 6 Ag मॉलिक्यूल ले लिया, और दूसरा भी मैंने जो मॉलिक्यूल है वो ऐसे ही लगा दिया, ठीक है। तो अब नाउ यू कैन सी हियर, तो यहाँ से हमारे पास टोटल 6 AgCl निकल जाएंगे, इधर से इधर से इधर से। और कितने, 3 बॉन्ड्स टूट रहे हैं एक कार्बन से, तो मेरे पास जो फाइनल कंपाउंड बनेगा ना वो ये बनेगा, एक कार्बन के 3 बॉन्ड ऐसे। नाउ यू कैन सी दिस, ठीक है। और साथ में कितने मॉलिक्यूल निकले, 6 AgCl। इज इट फाइन? नेक्स्ट आता है हमारे पास डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ जेम एंड विसिनल डाइहैलाइड। डिहाइड्रो
हेलोजिनेशन ऑफ जेम या फिर विसिनल डाइहैलाइड। ठीक है, तो मैंने विसिनल डाइहैलाइड तो आपको बताए थे, अब मैं दोनों का डिफरेंस बताती हूँ। जेम डाइहैलाइड्स हमारे पास ये होते हैं, देखो लेना ध्यान से। अगर एडजेसेंट पे हेलोजन लग रहा है, देखो डाइहैलाइड मतलब दो हेलोजन, तो अगर एडजेसेंट पे लग रहा है तो ये कहलाता है विसिनल, ये विसिनल कहलाएगा। अगर एक ही कार्बन पे दोनों लगे हुए हैं ना ऐसे, तो ये कहलाएगा जेमिनल, और शॉर्ट में इसको जेम बोलते हैं और इसको शॉर्ट में विक बोलते हैं। ठीक है, याद रख लेना। तो अब डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ जेम एंड विसिनल डाइहैलाइड कैसे बनाएंगे, तो पहले मैं आपको जेमिनल का बता देती हूँ। जब एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजेंस लग रहे हैं, तो मान लो ये वाला सिचुएशन है, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी टेल यू, इस तरीके से। ठीक है, ऐसे तो इसमें डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा। तो मान लो ये मेरे पास केस दिया हुआ है, यहाँ पे बी आर लग रहा है, यहाँ पे बी आर लग रहा है, और यहाँ पे H2 लग रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ से प्लीज अंडरस्टैंड, इसको मैं पहले ऐसे लगा रही हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट क्या जाएगा बच्चों, यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से Br निकलेगा, एंटी एलिमिनेशन होता है हमेशा। HBr निकल गया, पहले मेरे पास ये सिंगल बॉन्ड बन गया था, पहले सिंगल था, अभी मेरे पास क्या आ गया, डबल आ जाएगा। ये सिचुएशन आई है। फिर मेरे पास यहाँ से H निकलेगा, फिर यहाँ से Br निकलेगा, और फिर फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, RC ट्रिपल बॉन्ड CH। तो नाउ यू कैन सी जेम डाइहैलाइड्स को, विसिनल डाइहैलाइड्स को अगर दो बार हम लोग रिएक्ट करवाएंगे, सो वी विल बी गेटिंग एल्काइन। नाउ यू कैन सी हियर, राइट। सो इस तरीके से होगा। इज इट फाइन बच्चों? ठीक है, और जो रिएजेंट्स यूज होंगे वो भी इसी तरीके से हमारे पास होंगे। सो दीज आर द मेन प्रिपरेशन मेथड्स। और अगर मैं प्रिपरेशन इसकी बताऊं, नाउ द नेक्स्ट प्रिपरेशन हियर इज बाय कॉलवेज इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, कॉलवेज इलेक्ट्रोलिसिस की वजह से भी बनेगा। कॉलवेज इलेक्ट्रोलिसिस अगर आपको याद हो तो मैंने एल्केन के केस में बताया था, है ना। और ये बेसिकली इसमें ना हमें इस टाइप का कंपाउंड लेना होगा, ध्यान से देखना। CH2CO के, CH2CO के मतलब जिसमें डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हो, ये ग्रुप, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे। तो आई होप बच्चों आपको याद होगा। तो मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लगा देती हूँ, तो ये मेरे पास बनेगा CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, बनता कैसे, इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म मैं बता देती हूँ। नाउ यू कैन सी हियर, यहाँ से एल्कीन बनेगा ऐसे अगर करवा रहे हो। हाउ विल यू प्रिपेयर, सो वी नो दैट जो मेरे पास पहला ये बनेगा, सो फ्री रेडिकल इधर आता है, यही आएगा ना, ये इधर आएगा फ्री रेडिकल। ठीक है, नाउ यू नो दैट दिस इज हैविंग टू बॉन्ड्स, so this oxygen will take this one and this one, so form a bond. Similarly ये यहाँ जाएगा, ये जाएगा, बनेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा। नाउ यू कैन सी हियर, तो ये इधर एक फ्री रेडिकल आएगा, इस कार्बन पे एक फ्री रेडिकल आएगा, दोनों फ्री रेडिकल आके क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो मेरे पास क्या कंपाउंड हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और साथ में क्या निकल गया, CO2 निकल गया। इज इट फाइन? ठीक है, एक तो हो गया मेरे पास ये केस, दूसरा मेरे पास ये वाला केस आएगा। एल्काइंस कैसे बनाएंगे, तो एल्काइन बनाई जाएगी ऐसे, CH यहाँ पे COOK लग रहा है, और इधर क्या लग रहा है, CO, मतलब ऑलरेडी डबल बॉन्ड है। सो इसका जब इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे, सो वी विल बी गेटिंग एल्काइंस। तो वही सेम चीज है और कुछ है नहीं नया इसमें। ठीक है, ओके। एंड नाउ द अनदर थिंग इज, और कैसे बनाते हैं बच्चों, इसका प्रिपरेशन भी मैं आपको बता देती हूँ। एक और है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एस ब्लॉक में भी पढ़ते हैं और यहाँ पे भी पढ़वाया जाएंगे आपको। ठीक है, ये जब पी ब्लॉक पढ़ोगे उधर भी मिलेंगे। ठीक है, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड, ये ना बहुत बार पूछी गई ये रिएक्शन, इसको याद कर लेना। और ये इनऑर्गेनिक में भी आप पढ़ते हो, फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड्स। ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड, सो दिस हैव बीन आस्क्ड अ लॉट इन जे एग्जाम। तो आप देखोगे बहुत सारे इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स में ज्यादा देखने को मिलेगी आपको, बिकॉज कार्बन है इसमें, तो इसलिए। मैंने ये ले लिया, इसका हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं, CaC2 में पानी डाल रहे हैं। तो अगर कैल्शियम कार्बाइड में अगर आप वाटर डालोगे तो बच्चों आपको मिलेगी एल्काइन, इथाइन। याद रख लेना, सीधा पूछता है व्हाट इज द प्रोडक्ट यू ऑब्टेन ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ कैल्शियम कार्बाइड। फिर दूसरा आता है, अगर MgC2 में मैं वाटर डाल रही हूँ, इफ आई एम जस्ट एडिंग वाटर इन MgC2, मैग्नीशियम कार्बाइड में डाल रहे हैं, तो भी इथाइन ही बनेगी। ठीक है, एंड नाउ इफ यू आर एडिंग वाटर इनटू, सो एज यू कैन सी, इस वाले कार्बाइड में मैग्नीशियम ही है,
तो डायमैग्नीशियम कार्बाइड में वाटर डालोगे सो उस केस में मिलेगा प्रोपाइन CH3 C triple bond CH and MgOH whole twice. Please remember all these. ठीक है, तो ये प्रिपरेशन थी एल्कीन्स की. ओके, सो नेक्स्ट हम लोग इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और केमिकल रिएक्शंस करेंगे इसका. चलो ठीक है. ठीक है, तो ये प्रिपरेशन इतनी ही है एल्कीन्स और एल्काइंस की. फिर हम लोग केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे अबाउट एल्कीन्स एंड एल्काइंस. उससे पहले मैं थोड़ी सी एक दो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ इनके बारे में, एल्कीन्स के बारे में भी और एल्काइंस के बारे में भी. ठीक है, मतलब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं. सो नेक्स्ट आई एम डिस्कसिंग अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस. ठीक है, देखो सबसे पहले आती है इनकी स्टेट. ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कि C1 से C3 वाली, मतलब इथीन प्रोपीन प्रोपीन तक, इथीन से प्रोपीन तक, क्योंकि 1 वाली तो कोई एल्कीन नहीं है, वो सब गैसेस होंगी. C4 से C20 तक लिक्विड्स होंगे ये एल्कीन. और उससे ऊपर वाले मतलब ग्रेटर देन C20 दे ऑल आर सॉलिड्स. ठीक है, वो सारे क्या होंगे, सॉलिड्स होंगे. सेम एल्काइंस के बारे में भी हम लोग ऐसे डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट अगर हमारे पास आए डाइपोल मूवमेंट का केस, पोलैरिटी का केस, है ना, तो अब मैंने आपको बताया था ज्योमेट्रिकल में ही कि एल्कीन दो टाइप की हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, सिस एंड ट्रांस. तो अगर हमारे पास सिस एल्कीन है तो उसकी पोलैरिटी ज्यादा होगी एज वेल कंपेयर टू ट्रांस, क्योंकि इनका डाइपोल मूवमेंट सिस का ज्यादा होगा देन ट्रांस, है ना. म्यू क्या है, डाइपोल मूवमेंट. अगर आपको याद है तो मैंने ऐसे बताया था. यहाँ पे मान लो Cl है, इधर Cl है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है. डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऐसे जाएगी, इसके लिए ऐसे, मतलब मैग्नीट्यूड इधर आ गया. हाइड्रोजन का भी ऐसे ही जा रहा है, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, तो फाइनल सम अप जो क्या आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा. वहीं पे अगर मैंने ट्रांस बना दिया बच्चों, तो व्हाट विल हैपन टू द ट्रांस, तो ट्रांस का हम लोग क्या करेंगे. सो ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, ये इस डायरेक्शन में हो रहा है, कैंसिल आउट हो जाएगा. सिमिलरली ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा. म्यू क्या हो जाएगा, 0. इसका हम बोलेंगे म्यू डज नॉट इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो ये हमारे पास ये केस आएगा. डाइपोल मूवमेंट हो गया. फिर आता है मेल्टिंग पॉइंट का, तो ये मैंने करवाया था आपको प्रॉपर्टीज इसमें. तो मेल्टिंग पॉइंट में हम लोग बोलेंगे बच्चों, सो मेल्टिंग पॉइंट इज ग्रेटर देन ऑफ ट्रांस इज ग्रेटर देन सिस. मेल्टिंग पॉइंट जो ट्रांस का होगा वो, सॉरी, सिस का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा देन ट्रांस. जस्ट अ सेकेंड, मैंने कुछ उल्टा लिख दिया, एक मिनट रुक जाओ, लेट मी कंफर्म इट, है ना. तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है देन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिस. ठीक है, दूसरी चीज, ये मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात हुई है. और अगर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बच्चों सिस का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा देन ट्रांस. और ऑल्सो यहाँ पे हम बोलेंगे अगर ब्रांचिंग बढ़ रही है, ब्रांचिंग की वजह से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही डिक्रीज होंगे. ठीक है, फिर आती है सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी में हमें कैसे एक्सप्लेन करना है, तो सॉल्युबिलिटी का भी अगेन सेम ही रीजन है. जिसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा, जो ज्यादा पोलर वो ज्यादा सॉल्युबल होगा.
तो सिस विल बी मोर पॉल्युबल देन ट्रांस, ठीक है। और अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो बिकॉज सिस इज मोर रिएक्टिव सो इट विल बी, क्योंकि ज्यादा पोलर है ज्यादा रिएक्टिव होगा तो कम स्टेबल होगा, तो स्टेबिलिटी ट्रांस की ज्यादा होगी बच्चों सिस की। एक रीजन वही है पोलैरिटीज का, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट चीज पे, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन पे, ठीक है। एक दो चीजें और मैं बता देती हूँ इसमें। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन पे, ठीक है। अब स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन कैसे बताएंगे हम लोग, तो ऐसे करेंगे बच्चों। मान लो मेरे पास एल्कीन दी हुई है, ध्यान से सुनना ये वाली, तो ये रीजन आपको पता होना चाहिए। दिस इज द एल्कीन टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है। एंड देयर इज देन ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, ये टेट्रा मैंने ले लिया, टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड है, फिर ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है, देन डाई सब्स्टिट्यूटेड ले रही हूँ, ठीक है। अब डाई सब्स्टिट्यूटेड में दो आएंगे, या तो ये दोनों सेम कार्बन पे हो, या फिर मेरे पास ऐसे वाली सिचुएशन है, ऐसे मैंने ले लिया, ठीक है। ये भी आ जाएगा। फिर सॉरी इसमें फिर एक ट्रांस का केस आएगा, जस्ट अ सेकेंड लेट मी टेल यू बच्चों, मैं पूरा ऑर्डर ही लिख रही हूँ, है ना। तो पहले ट्रांस का केस आएगा, फिर इसमें एक और केस आ सकता है कि सिस पे लगा हुआ है, ठीक है, जो मैंने पहले बताया था। और फिर हमारे पास आता है मोनो सब्स्टिट्यूटेड, तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड में तो यही केस बनेगा, ठीक है। और फिर आता है नॉट सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है, वो ये होगा, इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन ना हो, जैसे कि मैंने ये लगा दिया, ठीक है। तो अगर मुझे इनकी स्टेबिलिटी बतानी है तो बच्चों ट्राइट्रा सबसे ज्यादा होगा, देन ट्राई, देन डाई, फिर ये, ठीक है। अब जो मेन कंफ्यूजन आता है ना वो आता है इन तीनों के बीच में। देखो टेट्रा क्यों सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड, क्यों सबसे ज्यादा स्टेबल है, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल बताती हूँ, ध्यान से देखना, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। फॉर एग्जांपल आई एम हैविंग दिस वन, ये मेरे पास एल्कीन है, ठीक है। अब नाउ यू कैन सी हियर कितने अल्फा हाइड्रोजन है इसके, तो 3 6 3 9 3 चौक 12 12। हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स भी कितने होंगे, 12। सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया ये, सीधा हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पे बताओगे। अगर मैंने ट्राई सब्स्टिट्यूटर ले लिया है ना, सो नाउ इफ यू हैव ट्राई सब्स्टिट्यूटर, कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे बच्चों, अल्फा हाइड्रोजन काउंट करने, 3 6 9 अल्फा हाइड्रोजन, है ना। क्या ये अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये अल्फा नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन, ये दिस इज नॉट अल्फा हाइड्रोजन। वाई, बिकॉज देखो ये डायरेक्ट डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, कार्बन से नहीं, ये अल्फा कार्बन है, इस कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। ये अल्फा कार्बन है ना, इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। सो 9 अल्फा अल्फा हाइड्रोजन, 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। अब हम लोग आते हैं डाई पे, ठीक है। अब देखना, मैं एक केस बताती हूँ इसमें। तो अब यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर हो गए 6, है ना। तो स्टेबिलिटी हो गई ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैंने तो इसके 2 3 केसेस बनाए थे डाई सब्स्टिट्यूटेड में, सो हाउ वी विल कम टू नो दैट विच विल बी द मोर स्टेबल, विच विल बी लेस स्टेबल। ध्यान से सुनना, मान लो मेरे पास पहला है ये, ठीक है, दिस इज द केस, है ना। दूसरा केस था बच्चों ये वाला। चलो सिस ट्रांस में तो हमें समझ आता है कि हम लोग बता सकते हैं कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा कौन सा नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे तो हम लोग बता सकते हैं कि ट्रांस ज्यादा स्टेबल है, ट्रांस इज मोर स्टेबल, है ना, देन सिस फॉर्म। इन दोनों में तो चलो समझ में आ रहा है। नाउ इफ आई कंपेयर अलोंग द 3 ऑफ ईच केस, तो इन तीनों में अगर मैं कंपेयर करूं तो यहाँ पे भी 6 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पे भी 6 हैं, यहाँ पे भी 6, क्योंकि सबके अल्फा हाइड्रोजन सेम है ना। बट इन दोनों में तो मुझे समझ में आ रहा है कि ट्रांस इज मोर स्टेबल। वाई, बिकॉज डायपोल मोमेंट 0 है, पोलैरिटी बिल्कुल है ही नहीं। अब इन दोनों में कैसे कंपेयर करें, हाउ वी विल कंपेयर दिस कंपाउंड विद ट्रांस कंपाउंड, कौन ज्यादा स्टेबल है कौन नहीं है। देखो अब सीधा आता है हाइपर कॉन्जुगेटिंग के स्ट्रक्चर्स पे। सो आई होप आप लोगों को याद है, मैंने वहां पे बताया था कि जब भी हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा। नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कैसे मैंने करवाया था हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हमने कुछ ऐसे करा था हाइपर कॉन्जुगेशन कि ये अगर मेरे पास ये वाला केस है CCH3, ध्यान से सुनना, डबल बॉन्ड CH2, है ना। तो जो भी अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे, प्लीज अंडरस्टैंड, मैं इसको थोड़ा और डिटेल में ढंग से समझाती हूँ।
मान लो यहाँ पे CH3 लग रहा है, दिस इज हैविंग CH2 एंड दिस इज हाइड्रोजन, है ना। तो ये नो बॉन्ड रेजोनेंस करता है, अगर आपको याद हो। ये वाला बॉन्ड कहाँ जाएगा बच्चों, इधर जाएगा, और ये वाला कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। तो जैसे ये हुआ तो मेरे पास एक इंटरमीडिएट बनेगा, एंड व्हाट इज दिस इंटरमीडिएट, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा, जस्ट अ सेकेंड। ये तो डबल बॉन्ड बन गया ना, सो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, ओके। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2 माइनस। तो इधर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। इज इट फाइन? सो अब हमें इस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखनी है, ठीक है। अब एक है मेरे पास ये वाला केस, दूसरा केस है कि जब मेरे पास या तो सिस फॉर्म हो या ट्रांसफॉर्म हो। जैसे मान लो मैंने ट्रांस ही ले लेती हूँ कि मेरे पास ये जो है वो दो अलग कार्बन पे लग रहा है CH3, ठीक है। ठीक है, इसको मैं CH लिख देती हूँ, लिख दो इसको CH, इसको दोबारा लिखती हूँ। अगर मान लो मैंने ट्रांस वाले केस ले लिया, ठीक है, ध्यान से देखना, मैं ट्रांस बना नहीं रही हूँ, ये मैं ये केस बना रही हूँ, CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, ठीक है, ये वाला केस है। अब इसको भी मैं ऐसे लिख सकती हूँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो जब हम लोग इसका हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो नाउ वी नो दैट व्हाट इज अ इंटरमीडिएट विल बी फॉर्मिंग। ये इधर जाएगा, ये कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या इंटरमीडिएट आएगा, अगेन कार्बन एनायन आएगा। कार्बन एनायन आया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे CH, और यहाँ क्या आ गया, CH3। तो नेगेटिव चार्ज आ गया इस कार्बन पे, ठीक है। अब नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये मेरे पास कैसा कार्बन एनायन है, प्राइमरी। ये मेरे पास कैसा कार्बन एनायन है, सेकेंडरी। एंड ऑल्सो दिस मिथाइल इज एक्टिंग एज अ प्लस आई। तो अगर आपको याद है कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी मैंने कैसे समझाई थी बच्चों, सो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन, यू रिमेम्बर, सबसे पहले हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, और इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप, है ना। और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, माइनस आई ग्रुप। अगर माइनस आई ग्रुप लग रहा है तो कार्बन एनायन स्टेबल होगा, अगर प्लस आई लग रहा है तो अनस्टेबल होगा, ठीक है। तो इन इंटरमीडिएट के बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी या नहीं होगी, बिकॉज दिस इज मोर स्टेबल। अब ये ज्यादा स्टेबल फॉर्म है ना, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा दिखाएगा एज कम्पेयर टू दिस वन। इसके केस में इतने स्ट्रॉन्ग हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं होंगे, so that's why this alkene which contains both the methyls on the same side will be the more stable. I hope ये तरीके से आपको याद रहेगा। so this is the reason for this one। तो हर चीज का रट्टा नहीं मारना है, रिएजेंट्स का रट्टा मारना है, जहां समझने का है उधर समझना है, ओके okay? ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन समझ में आया। फिर मैं एक और पॉइंट इसमें समझाने वाली हूँ अबाउट एल्कीन। सो जस्ट अ मिनट, जस्ट गिव मी अ वेट। ठीक है, साइक्लो एल्कीन्स के केस में क्या होगा, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट साइक्लो एल्कीन्स, नॉट एल्कीन्स। द नेक्स्ट पॉइंट वी विल डिस्कस इज साइक्लो एल्कीन्स, साइक्लो एल्कीन्स।
ओके, सो स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन्स की बात करें बच्चों, सो नाउ यू कैन सी हियर, तो ध्यान से सुनना। तो जनरली साइक्लोएल्केन्स के केस में, तो साइक्लोएल्केन्स के केस में अगर हम लोग बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो सिस और ट्रांस वाली फॉर्म है वो 7 से ऊपर बनती हैं, ठीक है। तो हमारे पास मतलब 8 से ऊपर, ठीक है। तो अगर कार्बन 8 है या उससे ज्यादा है तभी उसके केस में सिस ट्रांस ऑब्जर्व होगा। तो अगर आपसे कोई पूछे क्या इसमें सिस और ट्रांसफॉर्म होगी, नहीं। तो साइक्लोहेक्सीन ऑलवेज ये सिस एल्कीन ही रहेगी। कैसी रहेगी? सिस ही रहेगी, ट्रांस एग्जिस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें दोनों ये अल्काइल ग्रुप सेम साइड लग रहे हैं ना, हाइड्रोजन सेम साइड लग रहे हैं, सिस ही बनेगा। तो इसका ट्रांस नॉट एग्जिस्ट, ट्रांस डजंट एग्जिस्ट, है ना। सिमिलरली 7 मेंबर्ड का भी नहीं एग्जिस्ट करेगा, है ना। बट 8 मेंबर्ड का एग्जिस्ट करेगा। कैसे? देखो ऐसे, जैसे मान लो मैंने ये ले लिया 8 मेंबर्ड रिंग, मेरे पास ये हो जाएगी 1 2 3 4 5, ये 8 हो गया। मैं अच्छे से बता दूं इसको। So this one. ठीक है, सो दिस इज ऑक्टीन, ठीक है। और ये कैसे ऑक्टीन होगी बच्चों? सिस ऑक्टीन होगी। अब ट्रांस कैसा होगा इसमें? ऐसा। जस्ट अ सेकेंड, ये वाली थोड़ा सा डायग्राम, मतलब मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, रुको इसको बनाने में। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। 3 1 2, तो इसको मैंने 1 कार्बन दे दिया, 2 दे दिया, ये 3 हो गया। फिर ये 4, दिस इज 5 4 3, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, दिस इज 6, दिस इज 7, दिस इज 8, ठीक है। ऐसे होगा, ऐसे इसमें ये 1 ये 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इधर सिस ट्रांस एग्जिस्ट करेंगे, और ये वाली एल्कीन क्या होगी? ड्यू टू देयर लार्ज स्ट्रक्चर्स, तो इसमें सिस ट्रांस एग्जिस्ट कर सकता है। सो दिस इज ट्रांस ऑक्टीन, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी। और दूसरी चीज बच्चों इसमें अगर हम लोग बात करें, ये एक और लास्ट चीज है इसमें, जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी। देखो जब भी अगर हम लोग इसको ध्यान से सुनना, कि हमने शुरू में एक मेथड पढ़ा था एल्कीन और एल्काइन के केस में, ठीक है। जब भी हम लोग एल्कीन से एल्काइन बना रहे हैं, तो एल्कीन को H2 दे रहे हैं, क्या बन रहे हैं? एल्केन बना रहे हैं, सॉरी एल्कीन से एल्केन बना रहे हैं। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजनेशन, ठीक है। अब नाउ अगर आपसे कोई पूछे कि ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक, तो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? प्लीज अंडरस्टैंड दिस वन। सो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं दिस इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। कैसे, मैं बताती हूँ, ध्यान से सुनना। तो इनिशियली नाउ यू कैन सी हियर, तो मेरे पास ये एल्कीन थी, है ना। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इस कंपाउंड में कितने सिग्मा है, नाउ यू कैन सी 1 2 3 4 5 सिग्मा है और 1 पाई है, 5 सिग्मा है और 1 पाई है। जब ये H2 के साथ जुड़ेगा तो मेरे पास जो फाइनल कंपाउंड आएगा, तो अभी इसमें कितने सिग्मा होंगे? 3, और ये 3 6, और एक 7, 7 सिग्मा 0 पाई, है ना। तो अब देखो मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स बन रहे हैं, है ना, ज्यादा बॉन्ड बन रहे हैं। और वैसे भी अगर आप काउंट करो ना, देखो अगर आप H2 का भी काउंट करो, तो ये H और H के बीच में कितना है? 5 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा इसका हो गया।
तो टोटल 6 सिग्मा 1 पाई थे, बॉन्ड फॉर्म होने के बाद कितना हो गया, 7 सिग्मा हो गया, और जो ये वीक बॉन्ड था वो भी खत्म हो गया, 0 पाई हो गया। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है वो स्ट्रॉन्ग बन रहा है। अब आपको पता है कि अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, बॉन्ड फॉर्मेशन, ड्यू टू बॉन्ड फॉर्मेशन व्हाट विल हैपन, ऑलवेज हीट विल रिलीज, सो दैट्स व्हाई ये प्रोसेस हमेशा एक्सोथर्मिक होगा। तो जब भी आप हाइड्रोजनेशन करवाओगे, एल्कीन को हाइड्रोजन दोगे, हीट ऑलवेज रिलीज होगी, एंड दैट्स व्हाई इसका जो डेल्टा एच आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव। ऐसे प्रोसेसेस को हमको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। अब क्वेश्चन ना कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि आपसे 3 एल्कीन दे दी, अब पूछेंगे इनका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बताओ कि कौन सी एल्कीन में ज्यादा हीट निकलेगी, हीट रिलीज का ऑर्डर क्या होगा, है ना, किस में ज्यादा निकलेगी, किस में कम निकलेगी। अब ध्यान से सुन लेना, तो हम लोग बोलते हैं सीधा सीधा कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी के। अब इसका क्या मतलब है, देखो कितनी हीट निकल रही है कितनी नहीं निकल रही है वो सीधा स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। अगर कोई कम स्टेबल है, लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल से स्टेबल कंपाउंड बन रहा है, लेस स्टेबल एल्कीन से स्टेबल एल्केन बन रहा है, तो एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा, तो इसके केस में मोर हीट रिलीज होगी, ज्यादा हीट रिलीज होगी। लेकिन अगर मेरे पास ऑलरेडी स्टेबल एल्कीन है, और उससे हम लोग एल्कीन बना रहे हैं, तो ऑलरेडी स्टेबल है, तो अब हीट रिलीज कैसी होगी, लेस होगी। तो हमेशा याद रख लेना, अगर ज्यादा स्टेबल एल्कीन है उससे एल्कीन बना रहे हैं, सो हीट रिलीज विल बी मोर एज कंपेयर टू दिस वन। सो आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन विल बी डिपेंडेंट ऑन स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, राइट। और दूसरा रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होगा, ठीक है, मैं एक बार बता देती हूँ, मैं डेफिनेशन भी लिख देती हूँ इसकी अगर कंफ्यूजन हो रही है। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ। सो हम लोग बोलते हैं द टोटल हीट इवॉल्व्ड, इट इज द अमाउंट ऑफ heat evolved या evolved when 1 mole of unsaturated compound is hydrogenated. 1 mole of unsaturated compound is hydrogenated, मतलब जो उसको हाइड्रोजन दिया जाए तो उसको कहलाएगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। कितनी हीट निकल रही है, जब 1 मोल अनसैचुरेटेड कंपाउंड को हाइड्रोजन दिए जाए, हाइड्रोजनेट करा जाए, उसको बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बता दिया हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, एंड अनदर पॉइंट इज कितनी जल्दी हाइड्रोजनेशन हो रहा है, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक क्राउडिंग। अगर उस मॉलिक्यूल में ज्यादा क्राउडिंग है, अगर बल्कि मॉलिक्यूल है, ज्यादा रिपल्शन हो रहा है, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगा, राइट, उसका रेट स्लो होगा। ओके, सो बच्चों यहाँ पे हमने फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली, प्रिपरेशन डिस्कस कर ली एल्कीन की। तो अब हमारे पास लास्ट जो टॉपिक बचा है एल्कीन्स में और एल्काइंस में, वो बचा है केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। ठीक है, सो ये वाला जो पार्ट है ये मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। तो ये जनरली सेम टाइप की ही रिएक्शन देते हैं, तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन हम लोग यहाँ पे करेंगे। कुछ जो रिएक्शन होंगी वो हम लोग आगे आने वाले चैप्टर्स में भी करेंगे, जैसे हम लोग बात करें एल्कीन अल्कोहल्स की और इन सब की। ठीक है, ओके देन सी यू ऑल स्टूडेंट्स। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आपको। बढ़िया।